सुभाषिश प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त हैं ना? बच्चों, मेरे अन्य वीडियो के लिए अभी मेरे चैनल को సబ్స్క్రైబ్ कीजिए। పిల్లలు మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। चलिए बच्चों, आज हम L4 10वीं कक्षा के पठन समग्रता कक्षा के वर्कशीट पर हम चर्चा करेंगे। పిల్లలు ఈరోజు మనం L4 10వ తరగతి పఠన్ సమగ్రత అనే విషయం మీద, దానికి సంబంధించిన వర్క్షీట్ మీద చర్చ జరుపుకుందాం। పఠన్ సమగ్రత అనగానే ఒక కొత్త పదం లెక్క వినిపిస్తుంది కదా? కాదు, ఇది పాత విషయమే। పఠన్ సమగ్రత यानी అర్థగ్రహత ప్రతిక్రియ। అర్థగ్రహత ప్రతిక్రియనే పఠన్ సమగ్రత అంటారు। फिर अर्थग्रहता प्रतिक्रिया आप लोग पहले ही जान चुके हैं। इसके बारे में 7वीं से लेकर 10वीं तक आप परीक्षा भी लिखे हैं। 7వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు మీరు అర్థగ్రహత ప్రతిక్రియ పరీక్షల్లో మొదటి భాగం ఇవ్వబడుతుంది। ये अर्थग्रहता प्रतिक्रिया में कुल 4 बिट होते हैं। इसमें पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, पठित पद्यांश और अपठित पद्यांश। पठित गद्यांश यानी చదివిన గద్యాంశము, अपठित గద్యాంశ్ అనగా చదవని గద్యాంశము, పఠిత్ పద్యాంశ్ అనగా చదివిన పద్యాంశము, अपठित పద్యాంశ్ అనగా చదవని పద్యాంశం। ఒక్కొక్క బిట్కు 5 మార్కులు చొప్పున మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। పఠిత్ గద్యాంశకు 5 మార్కులు, అంటే చదివిన గద్యాంశం ఇచ్చి వాటికి సంబంధించిన 5 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। 5 ప్రశ్నలకు 5 మార్కులు। अपठित गद्यांश के संबंधित 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 अंक। अपठित గద్యాంశానికి సంబంధించిన 5 ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది, 5 మార్కులు। అదేవిధంగా पठित पद्यांश, अपठित पद्यांश के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5-5 अंक दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 20 अंक दिए जाते हैं। इस 20 अंकों को प्राप्त करने के लिए आप थोड़ी सावधानी से रहना चाहिए। ఈ 20 మార్కులు మీరు సాధించాలంటే ఈ 4 భాగాలను, 4 విషయాలను క్షుణ్ణంగా ఒకసారి 2-3 సార్లు చదవాలి, విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి। అప్పుడు ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు మీరు ఈజీగా समाधान రాయగలుగుతారు। चलो बच्चों, अब हम पठित गद्यांश देखेंगे। यह पठित गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ा हुआ अंश है। देखिए गद्यांश को। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 8 वर्षीय ईशान अवस्थी दरअसल सफारी का मन पढ़ाई की बजाय कुत्तों, मछलियों और पेंटिंग में लगता था। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। ईशान घर पर माता पिता की डांट खाता है और स्कूल में अध्यापकों की। कोई भी यहाँ जानने की कोशिश नहीं करता कि ईशान पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। इसके बजाय ये ईशान को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं।
यहाँ एक पठित गद्यांश है। अब प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न, ईशान का मन किसमें लगता था? उत्तर देखिए फिर कहाँ पर है, దీని జవాబు ఎక్కడ ఉంది చూడండి। పేరాగ్రాఫ్ను 2-3 సార్లు చదివింది కదా। ईशान యొక్క మనసు ఇందులో ఉండేది। उत्तर ईशान का मन पढ़ाई के बजाय कुत्तों, मछलियाँ और पेंटिंग में लगता था। वेरी गुड। और दूसरा प्रश्न, రెండో ప్రశ్న చూడండి। ईशान के माता पिता क्या चाहते थे? ईशान వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఏం కోరుకుంటున్నారు? देखिए उत्तर क्या है। ईशान के माता पिता चाहते थे कि वहाँ पढ़ाई में ध्यान दे। वेरी गुड। और तीसरा प्रश्न, मूडवा प्रश्न, ईशान किसकी डांट खाता था? ईशान ఎవరి మాటలు పడేవాడు? वेरी गुड। ईशान घर पर माता पिता की और स्कूल में अध्यापकों की डांट खाता था। वेरी गुड, బాగా చెప్తున్నారు ఆన్సర్। और चौथा प्रश्न, कोशिश का शब्दार्थ लिखिए। कोशिश అంటే ఏంటిది? ప్రయత్నము। ప్రయత్నం అనే శబ్దాన్ని హిందీలో చెప్పండి। वेरी गुड, प्रयत्न यानी कोशिश शब्द का अर्थ प्रयत्न है। और पांचवा प्रश्न अंतिम, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से दिया गया है? ప్రస్తుత గద్యాంశము ఏ పాఠం ద్వారా ఇవ్వబడింది? ఐదో ప్రశ్న, పాఠానికి సంబంధించిన పాఠం పేరు లేదా ఆ పాఠాన్ని రాసినటువంటి కవి యొక్క పేరును అడగడం జరుగుతుంది ఐదో ప్రశ్న। కాబట్టి మీరు పాఠం పేరు మరియు ఆ పాఠాన్ని రాసినటువంటి కవి పేర్లు మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి। ఇప్పుడు జవాబు చెప్పండి। प्रस्तुत गद्यांश तारे ज़मीन पर पाठ से लिया गया है। वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, अपठित गद्यांश, చదవని గద్యాంశము అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి కాదు, టెక్స్ట్ బుక్ బయట నుండి వచ్చేటువంటిది। जिम कॉर्स राष्ट्रीय उद्यान सन 1936 में बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हाईली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया। बाघ परियोजना के तहत आने वाले यहाँ पहला पार्क था। यह पार्क 5208 वर्ग किलोमीटर में पहाड़ी नदी के बेल्ट, घास के मैदान और बड़ी झील भी शामिल है। घने वन के मुख्य रूप से साल वृक्ष, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ होते हैं। यहाँ पर शेर, हाथी, भालू, बाघ, सूअर, हिरन, बारहसिंगा, सांबर, पांडा, नीलगाय और चीता आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। यहाँ लगभग 600 से अधिक रंग बिरंगे पक्षियों की जातियाँ भी दिखाई देती हैं। बच्चों, अब इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। ఇప్పుడు మనం ఈ గద్యాంశ సంబంధించిన ప్రశ్నలను చూద్దాం। पहला प्रश्न, भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? భారతదేశంలో అతి పురాతనమైన జాతీయ ఉద్యానవనం ఎప్పుడు స్థాపించబడింది? उत्तर, भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई।
दूसरा प्रश्न, यह पार्क किस परियोजना के तहत स्थापित किया गया? ఈ పార్కు దేనికోసం కట్టబడినది? हाँ, उत्तर, यह पार्क बाघ परियोजना के तहत स्थापित किया गया है। तीसरा प्रश्न, इस पार्क में कौन कौन से वृक्ष हैं? ఈ పార్కులో ఏ वृक्षालु ఉన్నాయి? वेरी गुड। देखिए उत्तर, इस पार्क में साल वृक्ष, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के वृक्ष है। चौथा प्रश्न, नालगो प्रश्न, इस गद्यांश में आए हुए पशुओं के नाम ढूंढकर लिखिए। ఈ గద్యాంశంలో కొన్ని జంతువుల పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది, వాటిని వెతికి రాయండి। हाँ, इस गद्यांश में आए पशुओं के नाम शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरन, बारहसिंगा, सांबर, पांडा, नीलगाय और चीता आदि हैं। पांचवा प्रश्न, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। ఈ గద్యాంశంకు तगिन शीर्षक పేరు పెట్టాలి। फिर ये किसके बारे में दिया गया है? దీని గురించి ఇచ్చిళ్ళు। हाँ, पशु पक्षुల संरक्षण గురించి ఇచ్చిళ్ళు। इसलिए मैं इसको पशु पक्षियों की संरक्षण कहकर शीर्षक लगाऊंगा। देखा है ना बच्चों। अब पठित पद्यांश देखेंगे। చదివిన పద్యాంశాన్ని చూద్దాం। మూడవ బిట్ पद्यांश को देखिए। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना, मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा, जग है असार सुनती हूँ मुझको सुख सार दिखाता, मेरी आँखों के आगे सुख का सागर लहराता, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता मेरे मतवाले मन में। बच्चों, पद्यांश को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़िए, समझ में आएगा। 2-3 साल చదివితే మీకు సులువుగా అర్థమవుతుంది। अब इस पद्यांश से संबंधित प्रश्नों यह है, देखिए। कवयित्री के जीवन में क्या निरंतर रहते हैं? कवयित्री యొక్క జీవితంలో నిరంతరం ఏముంటుంది? देखिए कहाँ पर है, ढूंढिए। हाँ, कवयित्री के जीवन में निरंतर उत्साह और उमंग रहते हैं, यह उत्तर है। दूसरा प्रश्न, कवयित्री की आँखों के सामने क्या लहराता? कवयित्री యొక్క కళ్ళ ముందు ఏమో రెపరెపలాడుతుంది? हाँ, उत्तर, कवयित्री की आँखों के सामने सुख का सागर लहराता है। तीसरा प्रश्न, मतवाला मन किनका है? మత్తెక్కించే, मतवाला అంటే మత్తెక్కించే మనసు ఎవరిది? यहाँ पर देखिए, हंसते हंसता मेरे मतवाले मन, मेरा అంటే నాది, నాది అని ఎవరు అంటున్నారు? कवयित्री। हाँ, वेरी कौन कहते हैं? कवयित्री। इसलिए उत्तर मतवाला मन कवयित्री का है। वेरी गुड। चौथा प्रश्न, कवयित्री क्या नहीं जानती हैं? कवयित्री ఏమీ తెలియదు? हाँ, वेरी गुड। उत्तर कवयित्री रोना नहीं जानती हैं। फिफ्थ, 5वां प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ప్రస్తుత పద్యాంశము ఏ పాఠం నుండి ఇవ్వబడినది? हाँ, यह गद्यांश मेरा जीवन पाठ से लिया गया है।
ఈ పద్యాంశం నా జీవితం అనే పాఠం నుండి తీసుకోబడింది. चौथा बीट देखिए बच्चों, 4वां बीट చూడండి. अपठित पद्यांश. निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पद्यांश को देखिए, पद्यांशाన్ని చూడండి. पीछे मुड़कर कभी ना देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना. उज्जवल कल है तुम्हें बनना, वर्तमान ना व्यर्थ गंवाना. संघर्ष आज तुमको करना है, मेहनत में तुमको खपना है. दिन रात तुम्हारे अपने कठिन परिश्रम में तपना है. फौल्दी आशाएं लेकर तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति करने जाना. पीछे मुड़कर कभी न देखो, आगे ही तुम बढ़ते जाना. तो बच्चों अपठित पद्यांश पढ़े हैं ना, और 2-3 बार इसको अच्छी तरह पढ़िए. इसका भाव समझ में आएगा, अर्थ समझ में आएगा. अब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे. प्रश्नावली చూద్దాం. पहला प्रश्न, कल कैसा होना चाहिए? हाँ, यहाँ पर देखिए उज्जवल कल है ना, इसका उत्तर इस प्रकार लिखना चाहिए. कल उज्जवल होना चाहिए. कैसा निकालकर उज्जवल लिखना चाहिए. दूसरा प्रश्न, संघर्ष कब करना है? సంఘర్షణ ఎప్పుడు చేయాలి? కబ్ అంటే ఎప్పుడు. इसका उत्तर हाँ, संघर्ष आज करना है. సంఘర్షణ ఇవాళే చేయాలి. तीसरा प्रश्न, दिन और रात हमें क्या करना चाहिए? పగలు రాత్రి మనం ఏం చేయాలి? देखिए कहाँ पर है. वेरी गुड. दिन और रात हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए. इसका उत्तर. चौथा प्रश्न, हमें लक्ष्य प्राप्ति कैसे करना चाहिए? మనం లక్ష్యాన్ని ఎలా పొందాలి? इसका उत्तर ढूंढिए. वेरी गुड. हाँ, यहाँ पर देखिए, फौल्दी आशाएं लेकर हमें लक्ष्य प्राप्ति करना है. वेरी गुड. 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न, इस पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए. ఈ పద్యాంశానికి తగిన శీర్షిక పెట్టండి. फिर किसके बारे में दिया गया है? मेहनत के बारे में, लक्ष्य के बारे में दिया गया है. దీని గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. పద్యాంశం పరిశ్రమ, శ్రమ మరియు లక్ష్యం గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకోసం దీని శీర్షిక लक्ष्य प्राप्ति कहकर इसका शीर्षक लगा सकते हैं. देखा ना बच्चों, अर्थग्रहता प्रतिक्रिया इस तरह लिखना चाहिए. आप आसानी से 20 अंक को प्राप्त कर सकते हैं. तो बच्चों, फिर अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.